अतिथि देवो भव। काकी, देखो इस बार मैं आपके लिए ताजी मूंगफली और नींबू लेकर आया हूँ। काकी को भुनी हुई मूंगफलियाँ बहुत पसंद है ना, और नींबू का मीठा अचार आपके हाथ का हो तो क्या कहना। इस बार पोस्टिंग हो गई है तो छोटी नहीं, बड़े डब्बे में भरकर ले जाऊंगा। उलझते हुए दिनेश ने कहा, हाँ बेटा, जितना चाहे ले जाना, और भगवान करे तेरी पोस्टिंग इस बार जरूर हो जाए। आशीर्वाद देते हुए गायत्री जी बोली, और तुरंत अपनी बहू निधि को बोला, बहू, चाय और नाश्ते का प्रबंध करो। सुबह से निकला है बच्चा, इसे भूख लगी होगी। निधि को जैसे ही पता चला कि गांव से फिर मेहमान आया है, उसका पारा जोरों से चढ़ गया। उसे गुस्से में बड़बड़ कर बर्तन पटकते हुए रसोई में काम करने लगी, जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। गायत्री जी समझ गई, बहू को दिनेश का आना पसंद नहीं आया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब से निधि शादी करके उस घर में आई थी, उसे गांव से आए मेहमानों का आना बिल्कुल पसंद नहीं। हर बार एक ही बात कहती, ये सब लोग अपना फायदा निकाल कर चले जाते हैं और हम उनकी सेवा स्वागत करते रहते हैं। मैं आपके मेहमान मेरी आफत बन जाते हैं। असल में रमेश बाबू और गायत्री जी कई सालों पहले गांव से शहर नौकरी और बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में आकर बस गए थे। गांव में खेती बाड़ी थी, इसलिए माँ बाबूजी वहीं रुके। अब जब कोई काम से शहर आता, उनके हाथे गेहूं, चना दाल, सब्जियां तक आ जाती। गायत्री जी का व्यवहार भी कुशल थी। उनके मधुर व्यवहार के कारण गांव के कुछ बच्चे परीक्षा देने के लिए शहर पहुंचते तो उन्हीं के घर ठहरते। गायत्री जी भी सबका बहुत ध्यान रखती। इसका एक फायदा और भी था, रमेश बाबू की टूरिंग जॉब थी। गांव के रिश्तेदार, जान पहचान लोगों का घर में बने रहने से गायत्री जी और बच्चों को अकेले रहने का भी डर नहीं लगता था। घर के बाहर के कामों में भी मदद मिल जाती थी। उधर गांव से आए बच्चों की पढ़ाई, परीक्षा या किसी का इलाज आसानी से हो जाता। इस तरह उनका मान सम्मान गांव में बहुत बढ़ गया। सभी रमेश बाबू के बड़े आभारी होते। कुछ बच्चे शहर में नौकरियां लग गई, कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर तो कोई इंजीनियर बन गया, तो किसी को सरकारी नौकरी लग गई। मगर जब से निधि बहू आई थी, उसे इतने लोगों का घर में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। निधि को हमेशा लगता है कि उसकी प्राइवेसी में दखल हो रहा है। यह लीजिए भाभी जी, आपके लिए खट्टी मीठी इमली तुड़वा कर लाया हूँ। गांव का साधा सज्जन दिनेश बिना सोचे समझे रसोई में पहुंच गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भाभी कहने की? तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती, और ये फालतू की चीजें मैं नहीं खाती। आइंदा से इधर उधर घूमने से पहले इजाजत ले लिया करो। न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। गुस्से से बड़बड़ाती हुई निधि जोर से चाय का कप पटकते हुए बोली, बहू, ये क्या तरीका हुआ बात करने का? ये घर के मेहमान हैं, और ये तो तुम्हारे ससुर जी के एक खास दोस्त का बेटा है। उन्होंने हमारी हमेशा मदद की है। अगर तुम्हारे पापा जी को पता चला कि तुमने ऐसा व्यवहार किया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा।
जी, काम निकल जाने पर कोई दोस्ती याद नहीं रखता। ये सब आपके सीधेपन का फायदा उठाते हैं। देख लेना, जो एक बार नौकरी लग गई दोबारा कभी आपका नाम याद नहीं करेंगे। पूरे जमाने में स्वार्थी लोग भरे पड़े हैं। यह दुनिया स्वार्थ पर ही चल रही है। सीधे सच्चे लोगों को फंसाकर सब अपना उल्लू सीधा करते हैं। असल में निधि को लगता है कि सास ससुर गांव के रिश्तेदार मेहमान के नाम पर दोनों हाथों से लुटा देंगे, तो उसके लिए क्या बचेगा? आखिर उसके भविष्य का भी तो सवाल था। खैर, दिनेश पुलिस परीक्षा देकर वापस गांव लौट गया। कुछ दिन बाद पता चला उसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो गई। एक दिन यह बताने के लिए गायत्री जी के घर आया, मिठाई का डब्बा लेकर, आशीर्वाद लेकर उल्टे पांव लौट गया। गायत्री जी भी निधि के व्यवहार से परेशान थी, इसलिए रुकने के लिए नहीं बोल पाई। एक शाम को ऑफिस से लौटते समय सुमित का एक्सीडेंट हो गया। कार वाला उनकी स्कूटी को टक्कर देकर भाग रहा था। भीड़ में किसी ने नंबर नोट कर लिया और पुलिस को फोन लगा दिया। इत्तेफाक से वहीं से निकल रहे रमेश ने सुमित भैया को पहचान लिया और एम्बुलेंस से सीधे जिला अस्पताल पहुंचाया। पैरों में कुछ चोटें लगी थी और एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। इसके बाद रमेश ने घर पर फोन करके सभी को इसके बारे में जानकारी दी। कुछ ही देर में सभी अस्पताल पहुंचे। दिनेश ने रमेश बाबू को सारी बात बताई। कार वाला भी पकड़ा जा चुका था, ये खबर भी बताई। वो बोले बेटा, तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे काका, मैं आपका छोटा बेटा ही हूँ, आपकी मदद करना मेरा फर्ज है। और फिर मैं जो भी हूँ आप और काकी की वजह से हूँ, वरना कौन इस बड़े शहर में जो गांव के लोगों को आसरा देता। दिनेश की बातें सुनकर निधि अपने हाथ जोड़कर बोली, भैया मुझे माफ करिए। मैंने उस दिन आपको कितना भला बुरा कहा, मगर आपने भगवान के रूप में आकर मेरे सुहाग की रक्षा की। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। दिनेश बोला, भाभी माँ समान होती हैं। अगर माँ अपने बच्चों को डांट दे तो बच्चा कभी माँ से संबंध तोड़ता है। मुझे उस दिन का आपकी किसी बात का भी बुरा नहीं लगा। मैंने यही सोचा आप उस दिन किसी परेशानी में होंगी। इतने में डॉक्टर निकल कर आए। अरे प्रदीप, तुम? डॉक्टर ने रमेश बाबू के पैर छुए। ये देख निधि सोच रही थी। तब वे बोले, अरे प्रदीप तो हमारे घर में रहकर ही डॉक्टर बना था। बड़ा होनहार बच्चा था। बस हमारी थोड़ी सी मदद से देखो आज कितनी तरक्की कर रहा है। निधि तरक्की कर रहा है। खुश होते हुए रमेश बाबू बोले। निधि शर्मिंदा होते हुए अपनी सास को बोली, माँ जी आपने तो इतने नेकी का काम किया है और मैं बावरी हमेशा यही कहती रही, ये सभी स्वार्थी हैं और आपको उल्लू बना रहे हैं। मैं कितनी गलत थी। मेहमानों का आना मुझे हमेशा आंखों में खटकता रहा, जबकि आज उन्हीं लोगों के वजह से सुमित की जान बच पाई है। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है। फिर अगर हमारी थोड़ी सी मदद से किसी के काम बन जाते हैं
जिंदगी संवर जाती है तो वो हमें जरूर करना चाहिए। हर समय नफा नुकसान के बारे में सोचकर परेशान होने से बेहतर है हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा। आगे से मैं आपके घर आए मेहमान का निरादर नहीं करूंगी। गायत्री जी अपने बहू का बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश थी। दोनों माना दुनिया में स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है, मगर कुछ चंद अच्छे और ईमानदार लोगों की वजह से ये दुनिया चल रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी आज की कैसी लगी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपकी क्या राय है इस कहानी पे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।